जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। तो आइए हमारे जो क्लास 9th के बच्चे हैं उनके लिए हम हिंदी व्याकरण लेके उपस्थित हुए हैं। अब आप बच्चों हिंदी व्याकरण को पूरी तरह स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, पूरे कंसंट्रेशन से इस हिंदी व्याकरण के पार्ट को देख लीजिए। ये एक थोड़ा सा लॉन्ग सिस्टम है, एक एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए ये वीडियो कम से कम 2 या 3 भाग में आपको प्रोवाइड करेंगे बच्चों। तो आइए पूरे कंसंट्रेशन से, पूरे लगन से, पूरे मन से जुड़ जाइए और अपने हिंदी विषय को स्ट्रॉन्ग कीजिए बच्चों। और आप जुड़े हुए हैं लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल बाई किरण मैम के साथ। इस चैनल के माध्यम से निरंतर आपको कक्षा 9, 10, 11 और 12 जो 4 क्लासेस का हिंदी पाठ्यक्रम है बच्चों, संपूर्ण पाठ्यक्रम को यहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप जो भी आपके बड़े भाई बहन जो भी हैं उनको आप सूचित करें, शेयर करें वीडियो, और बताएं कि इस चैनल के माध्यम से आपको हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम निःशुल्क प्रोवाइड हो रहा है। बस आप लगन से पढ़िए। उद्देश्य हमारा बस यही है कि हिंदी के प्रति जागरूक हों और निरंतरता बनाएं। जैसे अन्य विषयों को भी समय देते हैं उसी प्रकार आप हिंदी विषय को भी समय दीजिए और अपने हिंदी विषय को स्ट्रॉन्ग बनाइए बच्चों, मजबूत बनाइए। क्यों? क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है और हमारी मातृभाषा अगर स्ट्रांग रही तो साथ ही सारे विषय हम मैक्सिमम पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, लिख पाएंगे और इस हिसाब से सारे विषय अच्छे होंगे, हमारे नंबर अच्छे बनेंगे। तो आइए आज हम हिंदी व्याकरण के प्रारंभ करते हैं। पूरी हिंदी बच्चों व्याकरण पे ही डिपेंड होती है, इसीलिए इस पे पूरा ध्यान बना के आप चलिएगा, हल्के में मत लीजिएगा इसको। तो देखिए सबसे पहले कि वर्तनी और विराम चिन्ह को समझते हैं। वर्तनी और हिंदी व्याकरण में पहला अध्याय आपका आता है वर्तनी और विराम चिन्ह। इसी को हम पूरे फोकस से, पूरे ध्यान से पढ़ते हैं। आप सुनने पर फोकस कीजिएगा बच्चों। अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो विश्वास मानिए आपका हिंदी मजबूत हो जाएगा। ये भले ही इसमें वर्तनी की जो है बच्चों, वर्तनी इसमें से 2 ही नंबर आएगा, लेकिन इस पर पूरा हिंदी विषय टिका होता है। पूरा भाषा, ये हिंदी का पूरा भाषा आपका टिका होता है इसी व्याकरण पे। किसी भी भाषा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसका व्याकरण मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो चलिए बच्चों, इस विश्वास के साथ हम बढ़ते हैं आगे। अब हमें पूरा विश्वास है चीजें आप समझ पाएंगे, क्योंकि मन लगा के पढ़ने से चीजें अच्छे से क्लियर होती हैं। तो चलिए बच्चों, किसी भाषा को में शब्दों की ध्वनियां जिस क्रम और जिस रूप में उच्चारण किया जाता है, यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी भी भाषा में अगर कोई शब्द है, उसकी जो ध्वनि है जिस भी क्रम में, जिस भी रूप में उच्चारण किया जाता है, उसी क्रम उसी रूप में लेखन वर्तनी कहलाती है। जिस तरह हम बोलते हैं उसी तरह लिखना, उसी को हम वर्तनी कहते हैं। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि किसी भी भाषा में जिस ध्वनिया में, जिस क्रम में हम कोई चीज बोलते हैं, उसी ध्वनि और क्रम में लिखना बच्चों वर्तनी कहलाता है। ये तो आपका क्लियर हो गया वर्तनी से। अब आगे फिर कह रहे हैं कि इसे वर्ग विन्यास या अक्षरी भी कहते हैं। वर्तनी को वर्ग विन्यास या अक्षरी भी कहते हैं। वर्तनी को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है बच्चों। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। किसे? वर्तनी को। किसी भाषा का कोई सार्थक शब्द किसी वर्णमाला में जिस रूप में लिखा जाता है उसे ही वर्तनी कहते हैं। एक बार फिर से समझिए इसको। कह रहे हैं कि किसी भाषा का कोई सार्थक शब्द हो और शब्द किसी वर्णमाला में जिस रूप में लिखा जाता है उसे वर्तनी कहते हैं। भाषा के 2 रूप हैं। एक तो लिखित रूप है जिसको हम लिखते हैं, जैसे कि आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है, ये लिखित रूप है। और जो हम बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं बच्चों, ये मौखिक रूप है, उच्चरित रूप है। तो उच्चारित अथवा मौखिक रूप को व्यवहारिक भाषा भी कहते हैं। अच्छा, अर्थात कहने का अर्थ यहाँ पर है कि जो हम उच्चारण करते हैं या बोलते हैं मौखिक रूप से, इसे एक व्यवहारिक भाषा भी कहा जाता है। आशा है, विश्वास है आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। भाषा का मूल, भाषा का मूल यही रूप होता है। दूर दूर तक बोली जाने वाली भाषा का रूप वैविध अर्थात विभिन्न प्रकार से भरपूर होता है। विभिन्नता भरपूर होती है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। इस स्थिति में वैविध्य को समाप्त करने के लिए अर्थात विभिन्नता को समाप्त करने के लिए उसे एक रूप या मानक बनाने की आवश्यकता होती है। उस भाषा को एक रूप या मानक बनाने की आवश्यकता होती है और इस प्रकार से मानक वर्तनी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानक वर्तनी की अर्थात जो मानक वर्तनी होती है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम आगे समझेंगे कि मानक वर्तनी क्या है। आशा है, विश्वास है बच्चों आप चीजों को समझ पा रहे हैं। आप सुनने पर फोकस कीजिएगा।
क्योंकि यहाँ पर अक्षर आपको छोटे दिखाई दे रहे होंगे, तो आप अपने YouTube में इसी तरह से आप भी बड़े करते हुए चीजों को सुनते जाएंगे, ऐसे दोहराते जाएंगे। अब आइए चलते हैं वर्तनी। वर्तनी की भूमिका को, हमने वर्तनी को समझ लिया। क्या क्या है वर्तनी? वर्तनी किसी भाषा में शब्दों की जो ध्वनियां होती हैं, उच्चारण का जो आवाज होता है, वो जिस क्रम में हम बोलते हैं या जिस क्रम में उसका उच्चारण करते हैं, वही उसकी वर्तनी कहलाती है। आपने वर्तनी को इस प्रकार समझा, और वर्तनी को ही वर्ग विन्यास या अक्षरी भी कहते हैं। और अब वर्तनी की भूमिका को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। शब्द स्तर के आधार पर वर्तनी की भूमिका महत्वपूर्ण समझी जाती है। समझिए बात को, यहाँ पर शब्द स्तर के आधार पर वर्तनी की जो भूमिका होती है महत्वपूर्ण होती है, वहां पर गलती नहीं होना चाहिए। परंतु इसका प्रयोग वाक्य स्तर पर भी होता है। शब्दों से मिलकर ही वाक्य बनता है, तो शब्द स्तर पे होता है तो वाक्य स्तर पर तो होगा ही होगा बच्चों। इस प्रकार से दो पदों में पर्याप्त अंतर रखना तथा वाक्यों में अंत में उचित विराम चिन्ह लगाना भी दोनों पदों के अंतर्गत आता है। हिंदी में मानक वर्तनी व्यवस्था के तीन स्तरों में समझा जा सकता है। तो यहाँ पर फिर से समझिए बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो हम प्रयोग क्या करते हैं, वाक्य का स्तर अपना होता है। जैसे कि आपने देखा कि शब्द के आधार पर वर्तनी की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन इसका प्रयोग, वर्तनी का प्रयोग वाक्यों में भी होता है। और इस प्रकार दो पदों दो भागों में हो जाता है। दो भागों में अंतर रखना या वाक्यों के अंत में कोई उचित, जैसे मान लीजिए कोई आपने क्वेश्चन वाला सेंटेंस बोला तो आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आश्चर्यचकित वाला कोई शब्द बोला, सेंटेंस कहा, तो आप विस्मयाद बोधक चिन्ह लगाएंगे। आपने किसी बात को कंप्लीट किया तो वहां पूर्ण विराम लगाएंगे। इसी को विराम चिन्ह कहते हैं। किसी के वाक्य के अंत में जो चिन्ह लगता है उसी को विराम चिन्ह कहते हैं। ये तीन स्तरों में समझेंगे। कौन कौन सा स्तर है बच्चों? तो पहला स्तर है वर्ण स्तर पर, और दूसरा स्तर वर्ण अर्थात अक्षर स्तर पर, दूसरा शब्द अक्षर पर, और तीसरा शब्दों को मिलाकर वाक्य स्तर पर। हमें विश्वास है चीजें आप समझ पा रहे हैं। पहले हम वर्ण स्तर पे समझते हैं। पूरे फोकस करके सुनिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और हमें विश्वास है चीजें आपको टू पॉइंट समझ में आएंगी। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको समझ में ना आए। तो अब आप वर्ण स्तर पे पहले चलते हैं बच्चों, और वर्ण स्तर पे देखिए संयुक्त वर्णों और मात्राओं की व्यवस्था को समझ लेते हैं। आपने संयुक्त वर्ण सुना, तो संयुक्त वर्ण अर्थात दो वर्णों के मिल से, जैसे छात्र ज्ञान हो गया, इस प्रकार के, और उनकी मात्राएं हो गई। क्या क्या मात्रा है उसके आधार पर अलग अलग है। जैसे पहला है खड़ी पाई वाले वर्ण, मध्य में खड़ी पाई वाले वर्ण, या छोटी पाई वाले वर्ण। इस प्रकार से वर्ण है। तो आप वर्णों पर फोकस कीजिए। सबसे पहले बच्चों देखिए, पहले नंबर पर पहले इसको समझ लेते हैं कि संयुक्त व्यंजन या मात्राओं का संयोजन बनाने हेतु या के लिए अलग अलग वर्णों पर अलग अलग नियम लागू होते हैं। और ये नियम इस प्रकार हैं। जैसे खड़ी पाई वाले वर्ण, हिंदी में खड़ी पाई वाले वर्ण निम्नलिखित हैं। जैसे खा हो गया, गा, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, अड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से शा, सा, शा, ये, और छोटा उ, बड़ा उ, ए, आए, री, ये मात्राएं इन्हीं पर लगाई जाती हैं। अर्थात ये जो ऊपर आपने अक्षरों को, वर्णों को पढ़ा, उस पर ये उ, ए, री की मात्राएं लगती हैं। जैसे आप दो वर्ण जोड़ दिए, चा और पा। दो वर्ण को आपने जोड़ा, चा और पा, और चा पे कौन सा मात्रा लगा दिया? छोटा ऊ का, हो गया चुप। इसी चा पे आपने बड़ा ऊ का मात्रा लगा दिया तो चूरा हो गया। इसी चा पे आपने क्या लगा दिया? ए का मात्रा लगा दिया, और रा पे बड़ी का मात्रा लगा दिया, हो गया चेरी। इसी चा पे दो मात्रा लगा दिया और संयुक्त वर्ण जोड़ दिया, त्रा, तो हो गया चैत्र। समझ पा रहे हैं ना बच्चों चीजों को? तो अब यहाँ देखिए, संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए इनकी पाई को हटा दिया जाता है। जैसे प्यास, सभ्य। अब यहाँ संयुक्त व्यंजन क्या का अर्थ क्या है बच्चों? अर्थ यह है कि कहीं पर हमें किसी शब्द को लिखने के लिए दो व्यंजन की आवश्यकता होती है। तो एक आधा व्यंजन होता है और एक पूरा होता है, और दोनों मिलाकर तब जाके, जैसे प्यास, प्यास में आधा पा है, फिर यहाँ पर आ की मात्रा फिर सा, तब फिर जाके एक कंप्लीट शब्द बन पाया है प्यास। इसी प्रकार से सभ्य है, भा और या मिला है सा के बाद, तब जाके सभ्य बन पाया है। अब आइए बच्चों दूसरा पॉइंट देखते हैं, मध्य में खड़ी पाई वाले वर्ण।
अर्थात जो बीच में, ये देखिए आपने देखा क ख घ फ ऐसे वर्ण जिनमें बीच में पाई खड़ी होती है, और इस पर उ ए ऐ और री की मात्राएं इसी पर लगाई जाती है इन पर। जैसे ये देखिए का है, का पे दो आ की मात्रा लग गया, कैसा हो गया, का पर बड़ा ऊ का मात्रा लग गया, ना पर आ का कूदना हो गया। ये सारी चीजें समझ पा रहे हैं बच्चों आप। संयुक्त अक्षर बनाने के लिए इनकी खड़ी पाई के पश्चात अर्थात बाद में, खड़ी पाई के बाद वाले झुके हुए अंश को हटाकर अग्रिम वर्ण के साथ मिला दिया जाता है, जैसे फ्लू। तो अब देखिए खड़ी पाई है आपका फा, और इसमें आपने क्या किया, ला के साथ जोड़ना है तो आपने आधा फा करके और ला जोड़ दिया तो फ्लो हो गया। यहाँ पर पूरा फा लिखा हुआ है, लेकिन ब्रैकेट में देखिए बच्चों तो यहाँ पर आधा फा, ये सही है आपका संयुक्त। अब ये गलत है, यहाँ पर जो संयुक्त है ये सही है। हमें हमको ऐसा विश्वास है कि आप चीजें समझ पा रहे हैं। अब तीसरे नंबर की पॉइंट को हम लोग देखते हैं बच्चों कि छोटी पाई वाले वर्ण। हिंदी भाषा में कुछ वर्ण ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपरी भाग में छोटी पाई होती है तथा नीचे गोलाई होती है। जैसे ये देखिए बच्चों, ऊपर आपने देखा अंगा में छोटी सी पाई है, ऊपर छा में देखिए छोटी सी, टा में, ठा में, सब में देखिए ऊपर ये जो छोटी सी पाई बच्चों, इसको कहते हैं ये देखिए ये पाई है, इसी को पाई कहते हैं। आप समझ पा रहे होंगे, इसी को पाई। अब यहीं पर अंगा लगा दिया, इसी पाई में आपने छा जोड़ दिया, इसी पाई में आपने टा जोड़ दिया, इसी पाई में आपने ठा जोड़ दिया, यही चीज है, इसी को पाई कहते हैं। एक पाई इस प्रकार से हुआ, आपने ऊपर पढ़ा, यहाँ पर फा हो गया, का हो गया, आपने यहाँ पर पाई खींच के घा बना दिया, तो ये सारे इसी सब को पाई कहते हैं। अभी तक आप हो सकता है कंफ्यूजन रहा हो कि पाई किसे कहते हैं, तो यही सब पाई है। अब तीसरे नंबर को देखिए बच्चों, तो यहाँ पर आपने देखा तो इसमें भी यही चारों मात्राएं, पांचों मात्राएं लगाकर बना जाए। जैसे छापे ऊ का मात्रा लग गया, छुरा हो गया, ठा पर ए का मात्रा ठेला हो गया, टा पर बड़ा ऊ का मात्रा टूटा हो गया। तो हमें विश्वास है आपने इतनी चीजों को समझ लिया है। अब आगे चलते हैं हिंदी में, थोड़ा और बारीकी से समझ लेते हैं। हिंदी में बच्चों धैर्य बना के समझ लीजिए, फोकस कीजिए, सुन लीजिए। आप अगर ध्यान से सुन लेंगे तो सारे डाउट आपके, सारे जो दिमाग में कोई चीज है तो वो सारे चले जाएंगे। तो देखिए हिंदी में हा तथा दा ऐसे वर्ण हैं, ध्यान से सुनिए इसको, जिनके ऊपर छोटी पाई तथा नीचे तिरछी पाई होती है। अतः मात्रा रूप तथा संयुक्त रूप में भी अनेक प्रकार से प्रचलित है। जैसे हा आहवाद, हल, ला यहाँ पर है आह्लाद, है ना, यहाँ पर देखा नहीं आपने, हा आधा हो गया और ला जुड़ गया, आह्लाद हो गया। आप यहाँ पर भी आह्लाद है, यहाँ पर भी आह्लाद है, ये आहवाद है बच्चों, आहवाद और आह्लाद। यहाँ पर दा पे वो लग गया, क्या कहते हैं, धा नीचे। यहाँ पर देखिए बच्चों ये दा है, ये आधा है, और ये जो नीचे आप धा देख रहे हैं ये पूरा धा है द्वारा। तो यहाँ पर आधा दा है और वाह है, इस प्रकार से ये देखिए द्वारा बन जाता है। संयुक्त अक्षरों को दोनों ही प्रकार से लिख सकते हैं। आप इस चीज को समझ लीजिए बच्चों, फिर आपकी परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आएंगे ये आप चुटकी में लगा लेंगे। तो संयुक्त अक्षरों को दोनों ही प्रकार से लिख सकते हैं आप। आपने इतना समझा, अब आगे थोड़ा और छोटी ई की मात्रा को समझ लीजिए। संयुक्त व्यंजनों में ई की मात्रा का प्रयोग किस प्रकार से होता है, जैसे हड्डियां हो गई, देखिए। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हड्डियों में देखिए, यहाँ पर ये मात्रा लगा हुआ है, इस डा को छोड़ दिया गया, लेकिन ये बच्चों गलत है। आपका सही जो होगा ये होगा, ये देखिए हड्डियां, ठीक। अब आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब पांचवें पॉइंट को भी हम बारीकी से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं ध्यान से क्या चीज है। विशिष्ट वर्ण हिंदी में रा की विशेष बनावट के कारण इसके संयुक्त रूप व मात्रा रूप भी महत्वपूर्ण हैं। रा और ऊ में मिला, रा में ऊ लगा दिया रू हो गया, रा में बड़ा ऊ लगा दिया तो बड़ा रू हो गया, रू। रा के साथ संयुक्त वर्ण बनाते समय दो परिस्थितियां आती हैं। क्या क्या आती हैं? रा स्वर रहित, स्वर मतलब स्वर ना हो रा में, तो प्लस व्यंजन हो जाए, या व्यंजन प्लस स्वर सहित मतलब स्वर के साथ हो रहा। इस प्रकार से आपने यहाँ पे फिर से समझ लीजिए बच्चों, हो सकता है यहाँ पर कंफ्यूजन हो। स्वर रहित अर्थात इस रा में कोई स्वर ना लगा हो,
और प्लस व्यंजन हो, व्यंजन का कोई वर्ण हो, का से लेके माँ तक व्यंजन हो। और फिर दूसरा कह रहे हैं कि व्यंजन हो, का से माँ तक कोई भी, है ना बच्चों। और प्लस स्वर सहित रा हो, ये पूरा रा हो, और यहाँ पर आधा रा हो, जैसे स्वर रहित हो। इसमें आधा रा हो गया। अब जैसे ये रा है बच्चों, तो यहाँ से अब ये आधा रा हो गया, तो अब इसमें से आ बाहर निकल गया। और नहीं तो ये पूरा रा है, तो अब इसमें आ जुड़ा हुआ है, आ की मात्रा लगा हुआ है रा में, ये बताना चाहते हैं। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर नीचे पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझ लेते हैं बच्चों। स्वर रहित रा में व्यंजन संयुक्त करने पर, अर्थात व्यंजन को जोड़ने पर रा अग्रिम व्यंजन के शीर्ष पर विराजमान हो जाता है। जैसे धा, धा क्या है, व्यंजन हो गया, धा व्यंजन है, प्लस अब आधा रा, स्वर रहित रा, इसमें स्वर नहीं है, आ लगा होता तब ये पूरा रा हो जाता, लेकिन ये आधा रा है, समझिए बच्चों। अब इसके बाद माँ है, व्यंजन है, तो क्या हो जाएगा, रा जाके माँ के ऊपर यहाँ पर ऐसे चढ़ जाएगा, इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर चढ़ा हुआ देखिए, यहाँ ऐसे आ जाएगा ये वाला रा। आप समझ पा रहे होंगे चीजों को बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा पॉइंटर को अपने पतला कर ले, जिससे एक मिनट बच्चों, बस। चलिए अब आगे नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग समझते हैं। ये देखिए स्वर सहित, स्वर रहित आपने देखा, स्वर रहित अर्थात बिना स्वर का, और स्वर सहित अर्थात स्वर के साथ हो, यानी कि पूरा रा हो। जब देखिए पूरा रा है, अब देखिए व्यंजन लगा हुआ है, व्यंजन हमेशा आधा ही होता है, जब उसमें स्वर लगता है तब वो पूरा होता है, आप जानते हो। और स्वर सहित यानी कि रा में आ लगा हुआ है, और प्लस अब यहाँ पर कार लिखा हुआ व्यंजन के साथ, ये व्यंजन है पहला वर्ण का। तो अब ये क्या करेगा रा, तो अब ये रा क्या करेगा बच्चों, जो पहला वाला ये जो व्यंजन देख रहे हैं पा में, इसके नीचे आके लग गया है ये रा, यहाँ का रा यहाँ आके लग गया है, और उसके बाद यहाँ पर कार जुड़ गया, प्रकार। ये धर्म और प्रकार को आपको समझना था, हमें विश्वास है आप चीजें समझ पा रहे हैं। चलिए स्वर सहित रा से पूर्व यदि छोटी पाई या नीचे गोलाई का व्यंजन हो, तो उसका रूप इस प्रकार है। जैसे देखिए बच्चों डा, तो अब डा के नीचे लग गया, ड्रामा हो गया। स्वर सहित में देखिए हा या दा व्यंजन हो, तो उसका रूप इस प्रकार बनता है, जैसे उद धन रे, तो उद, और का लग गया, उद्रेक हो गया, है ना बच्चों। तो ये जो ए का मात्रा है दा पे आ गया, और ये जो रा है ये दा के नीचे आ गया, उद्रेक हो गया। आपने देखा वर्ण स्तर पर चीजों को। अब जाइए बच्चों समझ लीजिए शब्द स्तर पर। 3 प्रकार से आपको देखना था, वर्ण स्तर, शब्द स्तर और वाक्य स्तर। तो आपने वर्ण स्तर पर समझा, अर्थात वर्ण को कैसे कैसे प्रयोग करना, कैसे कहाँ रा, कब रा ऊपर चढ़ जाएगा, मतलब किसी अक्षर के ऊपर यहाँ पर आ जाएगा। स्वर रहित होगा तो कोई भी रा ऊपर आ जाएगा, स्वर सहित होगा तो फिर रा नीचे आ जाएगा, अगली वाली व्यंजन के साथ जुड़ जाएगा। आपने देखा ना बच्चों। और यहाँ पर देखिए स्वर सहित है और हा और दा है, तो क्या होगा, या देखिए यहाँ पर जो रे पर मात्रा है वो दा पर लग जाएगा, और ये रा आ जाएगा दा के नीचे। इस प्रकार से आपने वर्णों को समझ लिया। अब स्तर, शब्द स्तर पे हम लोग समझ लेते हैं। शब्द के स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। क्या है बच्चों, शिरोरेखा को पहले समझ लेते हैं। शिरोरेखा और योजक चिन्ह को हम लोग समझ लेते हैं डिटेल में। शिरोरेखा क्या है, हिंदी में शिरोरेखा का विशिष्ट स्थान है बच्चों। शब्द की प्राथमिक तथा अंतिम सीमा की जानकारी शिरोरेखा से ही चलती है। शिरोरेखा लगाकर ही हम एक शब्द को दूसरे शब्द से अलग कर पाते हैं। योजक चिन्ह को देख लेते हैं बच्चों। कुछ सामासिक शब्दों को एक शिरोरेखा के अंतर्गत रखना ठीक नहीं होता, इसलिए योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अनुनासिकता चिन्ह, अब यहाँ पर बीच में क्या लग गया, योजक चिन्ह लग गया। जैसे आपको लिखना है दिन और रात, दिन और रात, तो बीच में आप क्या लगा देंगे, दिन रात हटा के नहीं लिखेंगे, बीच में योजक चिन्ह ये लगा देंगे। सुबह शाम, ये देखे पानी वाणी, सुख दुख, है ना, दिन रात, खाना पानी, दाल रोटी, ये सब, तो बीच में योजक चिन्ह लगा देंगे। वही बताना चाहते हैं, इसी से स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है, क्या चीज स्पष्ट होता है, देखिए कि अनुनासिकता चिन्ह के रूप में लिखना व्यवहारिक नहीं है। अरे अर्थात अनुनासिकता चिन्ह ये जो है बच्चों, इसको ऐसे रूप में लिखना ये व्यवहारिक नहीं है, इसलिए यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। अर्थात यहाँ पर ये बीच में जब योजक लग जाएगा तब ये सही माना जाएगा।
अब इसका भी पॉइंट टू पॉइंट चीजें 3 पॉइंट है, समझ लीजिए। तत्सम समास में योजक के स्थान पर सिरोरेखा का प्रयोग होता है, जैसे आत्महत्या, रसोई घर। यहाँ पर युग्म और पुनरुक्ता शब्दों में योजक का चिन्ह होना चाहिए, जैसे युग अर्थात जैसे पानी वानी, सुख दुख। युग्म शब्द बने जैसे दाल रोटी, या पुनरुक्त शब्द यानी कि जैसे दिन दिन, रात रात, खेल खेल, भाग भाग। ऐसे पुनरुक्त अर्थात 2 बार शब्द आए पुनरुक्त में, तो वहां पर भी आपको जैसे यहाँ पर देखिए खेल खेल में, आप कहते नहीं है खेल खेल में, तो क्या होगा, अब यहाँ पर आपको योजक चिन्ह लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। अब जैसे आप भागम भाग में देखिए भाग भाग कर, भाग भाग कर, तो अब जब भाग भाग लिखेंगे तो ये बीच में योजक चिन्ह आपको लगाना पड़ेगा, तभी ये सही माना जाएगा। आप पूरी तरह समझ पा रहे हैं चीजों को। चलिए अब देखिए द्वंद्व। अब यहाँ पर देखिए द्वंद्व समास में तो आप जानते ही, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे रामकृष्ण, शकुंतला, दुष्यंत। अब अव्यय को समझ लेते हैं बच्चों हम लोग। अव्यय क्या चीज है? साथ तक यदि अव्यय सदैव अलग अलग लिखे जाएं, जैसे आपके साथ, यहाँ तक, हिंदी में जी, श्री, भी, सो, तो, मात्र, भर, ये सब क्या है बच्चों? ये अव्यय है। क्या है? अव्यय है। आदि अनेक प्रकार के भावों का ज्ञान कराने वाले अव्यय हैं। कुछ अव्यय के तो आगे विभक्ति चिन्ह भी आते हैं, जैसे वहां से, देखिए वहां से, यहाँ से, इससे क्या है? विभक्ति चिन्ह है। अब आगे नियम को देख लीजिए बच्चों, थोड़ा सा नियम पर फोकस कर लीजिए। जब ये आप चीजों को अच्छे समझ जाएंगे तो फिर आप पूरे हिंदी विषय को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी भाषा का व्याकरण इंपॉर्टेंट होता है। और आपका हिंदी व्याकरण बच्चों ऐसे तो आपके सिलेबस में नहीं दिया होगा, आपके सिलेबस में इसीलिए दिया है कि आप हर एक चीज से अवगत हो जाएं, समझ जाएं, ताकि आपका हिंदी पर कोई शक ना रहे। कहीं भी कोई चीज लिखना हो तो उसमें गलती ना हो। देखिए अब यहाँ पर पुनरुक्त शब्द है, अलग अलग लिखा है ना 2 बार, बीच में योजक चिन्ह लग गया ही। लिखे यहाँ पर कह रहे हैं नियम के अनुसार अव्यय सदैव अलग अलग ही लिखे जाने चाहिए, जैसे आपके साथ, दिन भर, 10 रुपए, मात्र, सम्मानार्थक, जी या श्री, सम्मानार्थक जो शब्द होता है, जैसे जी कहना, श्री कहना, श्रीमान कहना, अव्यय को भी अलग अलग लिखा जाना चाहिए, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, श्री हरिशंकर प्रसाई जी। अलग अलग कहने का मतलब बच्चों ये है कि जैसे अब ये अलग हो गया ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिर जी अलग हो गया, इसमें ऐसे सटा के नहीं लिखा गया है, ये कहने का अर्थ है। अब देखिए समस्त पदों में कह रहे हैं कि समस्त पदों में मात्र, यथा, प्रति आदि अव्यय अलग अलग नहीं लिखे जाने चाहिए, जैसे प्रतिफल, यथा समय, यथा स्थिति, ये अलग अलग नहीं लिखे जाने चाहिए, इसको साथ में ही लिखना चाहिए। जैसे ये है यथा, अब समय, इसको ऐसे जोड़ना, तब ये सही माना जाएगा। यथा स्थिति, प्रतिफल, आप देख रहे हैं ना यहाँ पर। अब देखिए बच्चों श्रुति मूलक को समझ लीजिए, चौथे पॉइंट पे क्या चीज है। या और वा श्रुति मूलक में आते हैं, जहां या मूल शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है, श्रुति मूलक है, परंतु व्याकरणिक बदलाव के रूप में प्रयुक्त नहीं होता। यहाँ वहां या जैसा है वैसा ही रहता है, अर्थात यथा स्थिति बना रहता है, जैसे नई। तो अब यहाँ पर ये या जो है बच्चों ऐसे ही लिखा रहेगा। यहाँ पर ये नहीं भी सही है, उत्तरदायी, यहाँ पर ये उत्तरदायी भी सही है, लेकिन या जैसे कि तैसे बना रहेगा। भाषाई, ये भाषाई भी सही है। जिस स्थान पर श्रुति मूलक या वा का प्रयोग स्वर के विकल्प के रूप में होता है, आपने समझा यहाँ पर क्या कि मूल शब्द के रूप में अगर प्रयोग हो, और यहाँ पर कह रहे हैं कि या वा अर्धस्वर भी माने जाते हैं ना बच्चों, तो वही कह रहे हैं कि स्वर के रूप में अगर प्रयोग होता है तो उस स्थान पर स्वर को प्रयुक्त करना चाहिए। जैसे ई का प्रयोग संज्ञा और विशेषण के अंतिम चरण में करना ही उचित होगा, तथा ई का क्रिया और विशेषण के अंत में यदि क्रिया तथा विशेषण के एक वचन पुल्लिंग के अंत में या रहना चाहिए। जैसे आपने देखा संज्ञा है सिलाई, हलवाई, अनुयायी, देख रहे हैं। विशेषण में नहीं रहेगा, उत्तरदायी, देखिए यहाँ पर ई रहा और यहाँ पर या हो गया। अस्थाई, भाषा, ये विशेषण के रूप में आ गया। क्रिया के रूप में गए, जाएगी, लीजिए, चाहिए, दिखाई दी, ये सब क्रिया है। अव्यय के लिए बच्चों, के लिए, उनके लिए, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, यहाँ पर इस प्रकार का ये प्रयोग होगा।
क्रिया विधि में लीजिए, दीजिए, कीजिए, पीजिए, ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार का ए प्रयोग होगा। भविष्यत काल में लीजिएगा, दीजिएगा, कीजिएगा, पीजिएगा। और अब अंत में थोड़ा तीसरे पॉइंट पे देखिए बच्चों, जो शब्द एक वचन में यकारांत अर्थात या के अंत में या आए, वह शब्द बहुवचन या स्त्रीलिंग में भी यकारांत ही रहेंगे। जैसे सोया, तो सोया एक वचन है, अब सोए बहुत सारे लोग हैं, सोए, सोई, ना की, सोरड़, सोरठ, सोई। चाहिए, सदैव एक जैसी स्थिति रहता है, चाहिए का इस तरह से प्रयोग पूरी तरह अशुद्ध है, मतलब ये इस प्रकार से प्रयोग हो तो ये गलत है, यही रहेगा आपका चाहिए। हुआ का स्त्रीलिंग बहुवचन हुई हो जाता है, हुए होना चाहिए था लेकिन हुई हो जाता, परंतु कई स्थानों पर क्या होता है, हुई या हुए अशुद्ध शब्द नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसके एक वचन पुल्लिंग रूप में आ रहता है या नहीं रहता है। तो देखिए बच्चों, इसको 2 से 3 बार आप सुनिएगा, समझिएगा। यहाँ पर चीज़ों को हम समझाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप बारीकी से समझ पाएं अपनी हिंदी व्याकरण को। तो हम आपको लेकर चलेंगे नेक्स्ट क्लास में विभक्ति चिन्ह के साथ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा। आपको 1 से 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखना है, समझना है, फिर नेक्स्ट वीडियो इसी प्रकार से मैं आपको ऐसे 2 से 3 वीडियो में आपको पूरा व्याकरण कंप्लीट कराएंगे, और आपकी परीक्षा में किस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, ये भी हम आपको कंप्लीट कराएंगे। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और चलते चलते बच्चों, आपसे छोटी सी निवेदन, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करने का प्रयास करें। तब तक के लिए आप खूब पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए बच्चों। जय हिंद।